नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। न विद्युत कनेक्शन, न लाइट, न पंखा और न पेयजल की व्यवस्था, फिर भी नाम रख दिया आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र। नगर के वार्ड नंबर 13 स्थित केंद्र क्रमांक 37 का मामला। वन रक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गढ़ी थाने के ग्राम कंदला की घटना। एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की मांग। शासकीय शिक्षकों को पिछले 4 वर्षों से नहीं मिला क्रमोन्नति का लाभ। शिक्षक दिवस का विरोध करने शिक्षकों ने बनाई रणनीति, आंदोलन की दी चेतावनी। श्री झूलेलाल चालीसा महोत्सव का हुआ समापन। मोदक विसर्जन करने निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बुलेटिन के अंत में देखिए पद्मेश इंस्टा रील कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले। प्रदेश सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से नौनिहालों को अच्छी शुरुआती शिक्षा और अच्छा पोषण आहार सहित सर्व सुविधा दिए जाने के दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं शहरी क्षेत्र के ऐसे कई आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां लाइट, पंखे, पेयजल तक के इंतजाम नहीं किए गए, जहां पिछले कई वर्षों से विद्युत व्यवस्था भी नहीं बनाई गई, जिसके चलते आंगनवाड़ी केंद्र में नौनिहालों के साथ साथ आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत व्यवस्था न होने के कारण कभी आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचने वाले नौनिहालों की तो कभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की तबीयत खराब हो रही, तो कभी लाइट पंखे की सुविधा न होने के चलते दर्ज संख्या के मुकाबले काफ़ी कम मात्रा में बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पहुंच रहे। ताज़ा मामला नगर के वार्ड नंबर 13 का है, जहां रैन बसेरा परिसर में आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 37 का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इन केंद्रों में पिछले 3 वर्षों से विद्युत व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते बच्चे इस केंद्र में आने से कतराते हैं। तो वहीं जो बच्चे केंद्र तक पहुंचते हैं उन्हें बिना लाइट बिना पंखे के ही आंगनवाड़ी केंद्र में बैठना पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर आंगनवाड़ी केंद्र में विद्युत व्यवस्था किए जाने की मांग की गई, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते नौनिहाल बिना लाइट बिना पंखे के ही आंगनवाड़ी केंद्र में पहुँचने के लिए मजबूर है। तो ये क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है और पानी की भी सुविधा नहीं है। अच्छा, क्या चीज़ होना चाहिए? लाइट होना चाहिए था यहाँ पर? लाइट भी होना, पंखा भी होना। अच्छा, किस तरह की परेशानी होती है अम्मा यहाँ पर? परेशानी यानी गर्मी भी होती है। लाइट लगना चाहिए, मतलब लाइट लगना चाहिए, पंखा लगना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कब से बनी है बिल्डिंग ये बिल्डिंग तो बहुत दिनों से बनी है सर, कम से कम 5-7 साल हो गए, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 साल हो गया आए हैं। अच्छा, लाइट है कि नहीं यहाँ पे? लाइट नहीं है सर, लाइट नहीं है तो हमको बहुत परेशानी हो रही है। लाइट नहीं रहने से गर्मियों में तो खासकर बहुत परेशानी हो रही है। हमारी खुद तबीयत खराब हो रही है, हमारे बच्चों की हो रही है, कार्यकर्ता सहायिका दोनों की तबीयत खराब हो रही है, और जो बच्चे आ रहे हैं उनकी भी गर्मी में बहुत तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चे यहाँ पे दर्ज हैं? यहाँ पर बच्चे तो अभी प्रतिदिन आए हुए बच्चे टोटल बच्चे कितने दर्ज हैं? टोटल बच्चे हमारे पास 50 बच्चे दर्ज हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा लुम्बा ने बताया कि शासकीय आदेशों के तहत फिलहाल हम ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचई के माध्यम से विद्युत व्यवस्था कर रहे थे। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में भी फोकस कर जहां जहां विद्युत कनेक्शन नहीं होंगे वहां विद्युत कनेक्शन, लाइट, पानी और पंखे की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ सके। केवल बालाघाट जिला ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कई शिक्षक हैं जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। 12 वर्ष में एक बार मिलने वाले क्रमोन्नति के लाभ से वंचित होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए सर्वहित शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपकर क्रमोन्नति का लाभ दिलाए जाने की मांग की। गुरुवार को कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में संघ ने पिछले 4 वर्षों से क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिलने पर आपत्ति जताते हुए 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिलाए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने हाल ही के दिनों में जिला स्तर से जारी किए गए अध्यापकों की वरिष्ठता सूची में कई प्रकार की त्रुटि होने का हवाला देते हुए वरिष्ठ अध्यापकों की सही सूची जारी करने की मांग की,
जहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि उनकी यह मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तो पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षक आगामी शिक्षक दिवस का विरोध करेंगे। वहीं मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तर पर रैली व धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के आज प्रांतीय आह्वान पे समस्त 52 जिलों में कर्मोन्नति को लेकर जो 4 साल से विगत हमारे कम से कम 2 से 2.5 लाख अध्यापक भाई बहनें मध्य प्रदेश में कम से कम वो कर्मोन्नति से वंचित है। इसलिए हमारे प्रांतीय आह्वान पे सारे 52 जिलों में सभी शिक्षक एक दिन का अपना अमूल्य समय देकर के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय जाएंगे। इसके पश्चात हमारे ज़िले में जो अभी अध्यापक संवर्ग की वरीयता सूची जारी हुई, इसमें भारी त्रुटियां दिखने में मिल रही है। किसी की ज्वाइनिंग तारीख भी वही दिख रही है और संविलियन दिनांक भी वो दिख रही है। जैसे जिसका प्रमोशन हुआ है या कर्मोन्नति हुई है उनका उस तारीख का उल्लेख कोई कॉलम नहीं है। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी जाके वहाँ भी एक दिवस आपको हम एक आवेदन देंगे। लामता पुलिस ने ढूटी रोड पर सड़क दुर्घटना में मृत छात्र तरुण पिता सोहनलाल शरणागत 16 वर्ष ग्राम ढूटी निवासी की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में पिकअप चालक रोहित सिरसाम लामता निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। आपको बताएं कि छात्र तरुण शरणागत अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। माता पिता खेती किसानी करते हैं। तरुण शरणागत शासकीय हाई स्कूल लामता में कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रहा था और साइकिल से आना जाना करता था। 24 अगस्त की शाम 5 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब छात्र तरुण शरणागत लामता स्कूल से अपने गांव जा रहा था तभी चौहान टोला के पास ढूटी की ओर से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप की ठोकर से छात्र तरुण की मौत हो गई थी। 25 अगस्त को लामता थाने के प्रधान आरक्षक ईगल मरकाम में मृतक छात्र तरुण शरणागत की लाश को पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस मामले में पिकअप क्रमांक MP 22 GA 8424 के चालक रोहित सिरसाम के विरुद्ध धारा 304A भारतीय दंड विधान और 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पिकअप को जब्त कर लिया गया है। वर्ष 2008 के मछली पालन नीति के अनुसार ग्राम पंचायतों के तालाब नीलामी पर रोक है। बावजूद इसके कि वर्तमान समय में नवनिर्वाचित सरपंचों के द्वारा मछली पालन विभाग की अनुमति के बिना ही तालाबों को नीलाम किया जा रहा है, जिस पर अपनी आपत्ति जताते हुए विभिन्न सहकारी मछुआ समितियों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपते हुए नवनिर्वाचित सरपंचों के द्वारा किए जा रहे इस कृत्य पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में मछुआ सहकारी समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम सतोना, छतेरा के फुलपुटा तालाब, पौनाबाजी बोड़ी, हुटकाड़ी बोड़ी, लघु बोड़ी और उमरवाड़ा का रान तालाब सहित जिले के विभिन्न पंचायतों में नवनिर्वाचित सरपंचों के द्वारा गांव के तालाबों को दूसरे के नाम नीलाम किया जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। नियम के अनुसार मछली पालन विभाग ही सहकारी समिति को तालाब नीलाम कर सकती है, लेकिन पंचायत सरपंचों के द्वारा बिना किसी सहमति के, बिना मछली पालन विभाग की अनुमति के दूसरे लोगों को तालाब बेचा जा रहा है, जिन्होंने मछली पालन विभाग के माध्यम से जिले की समस्त पंचायतों में आदेश जारी करवाकर तालाब की बिक्री पर तत्काल ही रोक लगाए जाने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी है। लगभग मेरा एक मानना है कि लगभग कम से कम 100 से 150 तालाब जो अतिक्रमण के तहत विलुप्त हो चुके हैं, जिसपे गवर्नमेंट चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, तालाबों पे अतिक्रमण किया जा रहा है गाँवों के द्वारा। ये क्या है, अभी जो निवर्तमान में जो ग्राम स्वराज के अंतर्गत 33 पंचायत चुनाव हुए हैं, इसमें जो नवनिर्वाचित सरपंच जो निर्वाचित होकर आए हैं पंचायतों में, जिनको चार्ज अभी मिला है, तो सचिव सरपंच दोनों, तो ये लोग क्या काम कर रहे हैं, अभी 1 हेक्टेयर से ऊपर के तालाब को नीलाम करा रहे हैं, जिसमें अभी फुलपुट्टा, छतेरा, पौनेरा, सतोना, उमरवाड़ा, इन पंचायतों के तालाबों को इन लोगों ने नीलाम कर चुके। जबकि 2008 की नीति कहती है कि किसी भी तालाब को 1 हेक्टेयर के ऊपर बिना अनुमति के आप उसको नीलाम नहीं कर सकते और किसी को नहीं दे सकते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बालाघाट के पदाधिकारी छात्र छात्राओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर MPPSC की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र ही नियुक्ति करने एवं रुकी हुई अन्य सभी परीक्षाएं कराए जाने की मांग की गई। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बालाघाट के जिला संयोजक ओजस्वी ठाकरे ने बताया कि MPPSC वर्ष 2019-20 के रिजल्ट में कुछ खामियां हैं, उसको जल्द ही ठीक किया जाए और उनकी भर्ती जल्द ही प्रारंभ की जाए।
वर्ष 2019-20 में एमपीपीएससी परीक्षा छात्र छात्राओं ने मेंस और प्री दोनों दिए हैं, लेकिन युवाओं का आज तक उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। छात्र छात्राओं को एमपीपीएससी का इंटरव्यू देने नहीं दिया जा रहा है। इसका हजारों युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया विगत 3 वर्षों से रुकी होने के कारण प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होते जा रहा है। मुख्यमंत्री से यही मांग है कि जल्द से जल्द एमपीपीएससी का रिजल्ट में जो भी खामियां हैं उसको ठीक कर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाए। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है एमपीपीएससी के 2019-20 के जो रिजल्ट था उसमें कुछ अनियमितता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर महोदय के माध्यम से। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग यही है हम लोगों की कि जो अनियमितता है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और 2019-20 की जो भर्ती वो पुनः प्रारंभ की जाए। किस टाइप की अनियमितता? रिजल्ट को लेके अभी तक ये सिलेक्शन नहीं हुआ है 2019-20 का। मेंस और प्री बच्चों ने दिया है तो उसका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया है, उनको इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में पोला पाटन और मारबत पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। जहां जिले भर में शनिवार को पोला पाटन पर्व तो वहीं रविवार को मारबत पर्व मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। जहां छोटे बच्चे इस पर्व पर विशेष पर आनंदित नजर आ रहे हैं, उधर इन दोनों ही पर्वों को लेकर बाजार एक बार फिर गुलजार हो चुका है। जहां से लोग लकड़ी व मिट्टी के बने नंदी, विभिन्न प्रकार के खिलौने के साथ ही नंदी को सजाने के लिए गुब्बारे, रंग बेगड़ व अन्य साज सामग्री की खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही पर्वों पर बनने वाले पकवानों की सामग्रियों की जमकर खरीदी की गई। जहां गुरुवार को स्थानीय बाजार में पर्व विशेष को लेकर सुबह से देर शाम तक लोग विभिन्न सामग्रियों की खरीदी में जुटे रहे। आपको बताया कि नगर मुख्यालय में बूढ़ी जैन टॉकीज मैदान भटेरा के आगे पोला पाटन पर्व नंदी पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। पर्व एक तरह से कृषकों से जुड़ा हुआ पर्व है। इस दिन भगवान नंदी के स्वरूप बैल की पूजा अर्चना कर विभिन्न पकवान बनाकर उन्हें खिलाया जाता है। ग्रामीण अंचल में पोला पर्व के दिन मवेशियों को रंग बिरंगे कलरों से सजाकर आखिर चौक में लाया जाएगा, जहां उनकी आरती उतार कर विशेष पूजा की जाएगी। वहीं बैल जोड़ी को घर ले जाकर अन्य लोग भी पूजा अर्चना करेंगे। वहीं उन्हें अपने हाथों से विभिन्न पकवान भी खिलाएंगे। पोला पाटन पर्व को लेकर की गई चर्चा के दौरान दुकानदार रशिंद्र कुमार ने बताया कि वे कुमार जो मिट्टी से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बनाते हैं। इस वर्ष पाटन पोला पर्व शनिवार को मनाया जाना है, जिसको लेकर गुजरी परिसर में पाटन पोला पर्व पर बिकने वाली सामग्री की दुकान लगाई गई है, जिसमें मिट्टी के खिलौने और मिट्टी से बने नंदी का समावेश। उन्होंने बताया कि मिट्टी से बने नंदी की पूजा होती है, जबकि लकड़ी से बने नंदी की पूजा नहीं की जाती, वह सिर्फ बच्चों के खेलने के काम आते हैं। उन्होंने बताया कि कुम्हारी व्यवसाय में अब ज़्यादा इनकम नहीं होती, क्योंकि अब भी मिट्टी खरीदना पड़ता है। मिट्टी लाने के लिए किराया लगता है, उसे बनाने तैयार करने के बाद विभिन्न रंग रोगन सजाना और किराया लगाकर उसे बाजार तक उपलब्ध कराना यह काफ़ी महंगा हो चुका है। ग्राहक पुराने रेट में ही मिट्टी के सामान, खिलौने व नंदी की मांग करते हैं। ऐसे में हमारी लागत भी निकलना मुश्किल हो जाती है। पूजा पाठ करके वो ये क्या सब आइटम रखते हैं। तो ये बताइए कब का है पोला? ये परसों का है। अच्छा, तो अभी कैसी क्या बिक्री है, कुछ मार्केट में रुझान? हाँ, बस इसी सीन चल रहा है। अच्छा, ये मिट्टी के जैसे कि अपन ये लाते हैं पोला बना के बैल, और इसके रहते लकड़ी के, तो रुझान किसके तरफ है लोगों का? ऐसा ये पूजा काम आता है और वो पूजा काम नहीं आता। वाराणसी में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 25 अगस्त को ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 15वीं पुण्यतिथि विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें सम्मान समारोह एवं स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि प्रकाश की दैदीपमणि जिसका प्रकाश सारे विश्व में फैला है, वह है दादी प्रकाश मणि। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विशाल आध्यात्मिक संगठन का सफल नेतृत्व करते हुए दादी प्रकाश मणि ने अपने जीवन काल में विश्व कल्याण का परचम फहराया और कुशल प्रशासिका दादी जी के कर्तव्य गुणों, चरित्रों और महानताओं की झलक सर्व को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ऐसी विशाल हृदयी व्यक्तित्व की धनी थी दादी प्रकाश मणि, जिनके दर्शन मात्र से ही दुख, अशांति और चिंताएं दूर हो जाती थी। ऐसी महान विभूत दादी जी ने 25 अगस्त 2007 को अपनी भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया के निर्माण हेतु अव्यक्त यात्रा का प्रस्थान किया। उन्हें सर्व ईश्वरीय परिवार एवं उपस्थित सभी लोगों की ओर से सशक्त नमन किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दांद्रे, उपाध्यक्ष प्रीति संतोष शिव, पार्षद मदन धार्मिक, डाली वी केड़े, मधु सुनील जायसवाल, ऋतु आलोक खरे,
योगेंद्र लिमजे, संदीप मिश्रा, ललिता यो, लोकेश ठाकरे, आशुतोष कोहाड़, सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी उर्वशी दीदी, जयश्री दीदी सहित अन्य गणमान्य नागरिक व ब्रह्म कुमारी दीदी भैया मौजूद रहे। वाराणसी में शाम करीब 5 बजे अपहरण किया गया बालक रात्रि 10 बजे भरवेली क्षेत्र से दस्तयाब कर लिया गया है, जिसके दस्तयाब करने के भरवेली के मिस्त्री यूनिस खान और प्रियंका नागेश्वर ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस पूरे घटनाक्रम में जहां अपहरण किए गए बच्चे को दस्तयाब कर दिया गया है, तो वहीं अपहरणकर्ता खबर लिखे जाने तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया गया है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि अपहरणकर्ताओं को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां रात्रि करीब 10:30 बजे बच्चे को दस्तयाब करने के बाद देर रात पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने एकाएक बच्चे का अपहरण नहीं किया था, बल्कि एक दिन पहले ही उन्होंने रेकी की थी। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे पहले से खेल रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने एक दिन पहले उनसे जान पहचान बनाई, फिर सबके बारे में जाना। उन सभी बच्चों में से किसी एक बच्चे को अगले दिन घुमाने ले जाने की बात कही। आज आरोपी बच्चों के पास पहुंचे, जहां उन्होंने दक्ष को घुमाने की बात कहकर मोटरसाइकिल में बिठा लिया और बहला फुसला कर उसे अपने साथ ले गए, जहां उसका अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही बालक के अपहरण की खबर लगी, वैसे ही सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से यह बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे जिले सहित पूरे राज्य में फैल गई। उधर अपहरणकर्ता बच्चों को लेकर बरवेली पहुंचे, जहां उन्होंने घबराकर बच्चे को थाने के सामने छोड़ दिया और भाग गए। पुलिस ने दावा किया है कि यह काम किसी गैंग का नहीं है और न ही बच्चे के अपहरण से संबंधित किसी फिरौती की मांग की गई थी। अपहरणकर्ताओं ने बच्चों का अपहरण क्यों किया था, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे मामले के खुलासा होने की बात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में अपहरण हुए बच्चे को दस्तयाब करने में भरवेली निवासी मिस्त्री यूनिस खान ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। वहीं भरवेली निवासी एक युवती प्रियंका नागेश्वर ने सोशल मीडिया पर चल रही खबर के आधार पर इस बच्चे की पहचान की। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान भरवेली निवासी मिस्त्री यूनिस खान ने बताया कि वे कहीं जा रहे थे, तभी भरवेली थाने के सामने एक बच्चा रो रहा था, जिसके एक पैर में चप्पल थी जबकि दूसरे पैर में नहीं थी। पूछताछ करने पर दक्ष ने यूनुस को बताया कि उसके अंकल जो अपहरण करता है उसे छोड़कर कहीं चले गए, जिनके आने तक बच्चे ने यूनुस को अपने पास रुकने के लिए कहा। यूनुस ने जब उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना पता वाराणसी नहीं बताया, तो जो अपने माता पिता का मोबाइल नंबर नहीं बता पा रहा था। वहीं दक्ष ने यूनुस को उसकी मदद के लिए खड़ा रहने के लिए कहा। बच्चा काफ़ी घबराया हुआ था, इसलिए यूसुफ उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया। उधर प्रियंका नागेश्वर मेडिकल स्टोर्स में दवाई के लिए जा रही थी। उसने अपहरणकर्ताओं को बच्चे को छोड़ते भागते हुए देखा था। जब वह बच्चे के पास आई तो उसे लगा कि जो खबर न्यूज़ में चल रही है वह बच्चा वही है, जिसकी जानकारी उसने यूनुस को दी। जहां यूनुस और प्रियंका ने उस बच्चे को भरवेली थाने लेकर गए, जहां पूरा घटनाक्रम बताने पर भरवेली पुलिस ने बच्चे को दस्तयाब कर लिया। उधर भरवेली पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उधर सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भरवेली थाना पहुंचे, जहां से बच्चे को दस्तयाब किया गया। इस पूरे मामले में बच्चे को दस्तयाब करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले यूनिस और प्रियंका को वरिष्ठ अधिकारियों ने फूल और माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। उधर पुलिस ने 2 घंटे के भीतर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने और इस पूरे मामले का खुलासा किए जाने का दावा किया गया है। सर, वो बच्चा अंधेरे में खड़ा था। अब मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चा, और फिर क्या उसके एक पैर में चप्पल नहीं थी और एक पैर में थी, तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या तकलीफ है, तो बोलता है अंकल मेरे को डर लग रहा है, मेरे साथ थोड़ी देर खड़े रहो मेरे अंकल के आए तक। अब जिसने भी उसको ले गया तो छोड़ के गया होगा, तो उसने ये बोला कि हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो ये बच्चा डर रहा था। मैंने बोला बेटा उजाले में खड़े, तो बोलता अंकल आप मेरे साथ खड़े रहो, जब मेरे अंकल आ जाएंगे तो आप चले जाइएगा। तो बहुत देर तक मैंने उससे बात किया। फिर वो बच्चे ने बताया कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी डिटेल पूछा। मैंने बेटा मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, तो बोलता मेरे को नंबर याद नहीं है, और उसके एक पैर में चप्पल थी, एक में नहीं थी। तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसा लगा मेरे को। अच्छा, मैं ये जो अपनी फैमिली के साथ था सर। अच्छा, ये जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज वायरल हो रहा था, इसकी जानकारी थी क्या आपको? हाँ, कि ऐसा कोई वाराणसी में बच्चा ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली। मेरा नाम प्रियंका नागेश्वर है। अच्छा, अच्छा, ये बच्चे की गुम सूचना आपको कभी? मैं मेडिकल जा रही तब किसी ने उसे छोड़ा, मैं रिटर्न जब आई तो वो अकेले खड़ा था, तो मैंने पूछी कहाँ क्या कर रहे बेटा यहाँ अकेले,
बोले मुझे कोई छोड़ के गया, भी आ रहे हैं ऐसा बोले। मेरे अंकल आए तो बातचीत करें हमने, तब फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे लिंक भेजा कि सांस्कृतिक बच्चा मतलब घूम गया है, तब हमने देखे तो वो वही था, तो फिर हमने स्टेशन लेकर गए, पुलिस स्टेशन। तो आपने वो बच्चे को छोड़ते हुए जाते हुए देखा तो बाइक वाले? हाँ, मतलब बाइक वाले को देखा है पर खुद ही फिर चेहरा नहीं दिख पाया, अंधेरे में छोड़े उसे, बिल्कुल अंधेरा था। कितने लोग थे? 2 लोग। तो ये है, अब इसमें बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है और आरोपियों की भी तलाश अभी जारी है। मुझे लगता है अगले 1 घंटे में दोनों आरोपी हमारे पास होंगे। इसमें जो अभी तक पूरी कहानी समझ में आई है, जैसा कि जो अपहृत बच्चा था उससे पूछताछ हमने की, तो 2 लड़के थे जिन लोगों ने इसको घर से बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर और उसके बाद अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में लेके भागे। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल हमने 6-8 अलग अलग टीम्स गठित की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज पूरे रास्ते का देखना, ताकि हमें ये पता चल पाए कि किस रास्ते से अपहरण करता है बच्चे को लेके भागे। एक टीम जो स्पॉट था वहां पर जो अन्य बच्चे खेल रहे थे उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी और सेपरेट टीम्स जो हमारी सूचना संकलन की वो लगी हुई थी। तो मल्टीपल चैनल्स में, गांव में भी हमने टीम लगा के रखी, तो मल्टीपल चैनल से पूरा जब हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट, तो मुझे लगता है कि पुलिस की काफी त्वरित कार्रवाई से घबराकर दोनों अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को भरवेली थाने के पास छोड़कर भागे। अब यहाँ पर मैं 2 लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। ये लोग जो 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे, इन लोगों ने उस बच्चे को अकेले देखा रात में। उसके बाद जो कि अपने काम से जा रहे थे मेडिकल की कुछ सामान लेने के लिए, इन लोगों ने बच्चे को देखा रात को 10:30 बजे, उनसे पूछा। हालांकि बच्चा बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, उसके बाद भी अपने कॉल ऑफ ड्यूटी को समझते हुए एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करते हुए ये लोग उसको थाने पे लेके आए और उसके बाद फिर हमने जब बच्चे से पूछताछ की तो काफी चीजें क्लियर हुआ। जो 2 आरोपी हैं उनमें दोनों आइडेंटिफाई हो चुके हैं और अभी मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी सेपरेट टीम उनको उनके दबिश में लगी हुई और मुझे लगता है अगले 1 घंटे के अंदर दोनों आरोपी, अगर कोई तीसरा है तो तीसरा आरोपी भी हमारे पुलिस से कब्जे में है। तो आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो बालाघाट जिले के हैं या बाहर के? बालाघाट। ये जिस तरह से घटना कारित की गई, अगर आप वारासिनी में जैसा बातचीत हुई तो ये लोग दोनों बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक तो परिचित के भी हो सकते हैं। हालांकि अभी फाइनली जो निकला परिचित के अंदर अभी तक तो नहीं आया, परंतु थे बालाघाट के। जिस तरह से इन लोगों ने पहले 1 दिन पहले आके रेकी की हुई है, जो अब तक अपहरण करता है, उन्होंने पहले बच्चों से संपर्क बनाया, उनसे दोस्ती बढ़ाई, उनके माता पिता का नाम जाना और अगले दिन फिर उस बच्चों को नाम से बुलाया कि दक्ष इधर आओ गई। तो उस चक्कर में भी बच्चा थोड़ा कंफ्यूज। सीसीटीवी फुटेज में क्या वो सीसीटीवी का बहुत, सीसीटीवी में एक तो कि 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगी इसमें। सबसे पहले कि हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी लगभग सभी दुकान वाले इस चीज को गंभीरता समझते हुए लगाते हैं, परंतु कई सीसीटीवी कैमरे ऐसे जिनका लोकेशन एकदम परफेक्ट था पर उनके सामने बोर्ड उन्होंने नया लगा दिया कि दवा खाना या फिर कोई ऐसा, जिसके कारण बिल्कुल जिस लोकेशन पे हमें चाहिए वहां का फुटेज नहीं मिल पाया। लांजी के देवरबेली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बीजागढ़ के जंगल बरगुंड नाले के समीप अजीत पिता चिचका यादव 70 वर्ष ग्राम बीजागढ़ निवासी की लाश बरामद की गई थी। मर्ग जांच में पाया गया कि इस व्यक्ति की अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से हत्या की थी। इस व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजीत यादव बीजागढ़ निवासी बरगुंड नाला के समीप जंगल में दहियान में रहता था और मवेशियों की देखरेख करता था। बताया गया कि अजीत यादव साप्ताहिक बाजार में ही अपने घर जाता था। 18 जुलाई की शाम को अजीत यादव साप्ताहिक बाजार से अपने दहियान आया था, जिसके बाद दूसरे दिन बरगुंड नाले के पास उसकी लाश देखी गई। देवरबेली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अजीत यादव की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इस वृद्ध की किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा धारदार हथियार से हत्या करना पाया गया।
मर्ग जांच के उपरांत इस वृद्ध की हत्या और हत्या के साक्ष्य विलोपित करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। इस मामले की जांच लांजी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान के द्वारा की जा रही है। महर्षि अरविंद जी के 150वें जन्म जयंती वर्ष साध सती के अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बालाघाट के द्वारा पीजी कॉलेज बालाघाट में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जो नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता एवं आध्यात्मिक पंकज कटरे ने मानवीय मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जीवन के विकास में आध्यात्मिक महर्षि अरविंद जी के विचार आज भी आवश्यक है। श्री अरविंद जी की दृष्टि में योग कठिन आसन नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से आत्मसमर्पण है। उन्होंने महर्षि अरविंद जी के जीवन दर्शन को विस्तार से बताया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती भारती सुजीत ठाकुर ने कहा कि आज हमें महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। योग एवं आध्यात्मिक के द्वारा विकास की गति को तय कर सकते हैं। उन्होंने महापुरुषों के द्वारा दिए गए समाज विकास में किए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि हम राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस अवसर पर आध्यात्मिक एवं पर्यावरणविद सूर्य सिंह ठाकुर एवं जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक कुलदीप सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। आज महर्षि श्री अरविंद घोष जी के जन्म जयंती वर्ष 67वें वर्ष के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद के माध्यम से अलग अलग दिवसों में उनके जीवन को लेकर व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया है। तो उसी क्रम में आज बालाघाट जिले में भी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से एक व्याख्यान का कार्यक्रम यहाँ हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें हमारी ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, हमारी नवांकुर संस्थाएं हैं और साथ में हमारा जो स्वयंसेवी संस्थाओं का एक जो नेटवर्क है उसके प्रतिनिधि। इसका क्या उद्देश्य रहता है?